हेलो एवरीवन, बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सप्लाई चैप्टर। क्या सप्लाई के पहले हम लोग डिमांड पढ़े, डिमांड के बाद अपन सीधा पढ़ रहे हैं सप्लाई। ठीक है, तो डिमांड चैप्टर सप्लाई में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए जो ऑनलाइन वगैरह कुछ बच्चे पढ़ रहे हो तो पहले डिमांड पढ़ना फिर सप्लाई पढ़ना, ऐसे ना हो सप्लाई डायरेक्ट स्टार्ट कर दो। अब सुनना बच्चों ध्यान से, सब डिमांड का मतलब तुमसे पूछा था क्या होता है, तो अपन शुरुआत में जब चैप्टर पढ़ा नहीं था तब अपन को लगता था अपन जो भी मांगते हैं ये चाहिए वो चाहिए उसे डिमांड बोलते। फिर डिमांड चैप्टर पढ़ने के बाद पता पड़ा कि डिमांड उसे नहीं बोलते, डिमांड तो किसे बोलते, डिज़ायर हो और डिज़ायर के साथ दो चीज़ आगे जुड़ जाए, एक एबिलिटी और एक विलिंगनेस। मतलब तुम्हें अगर आईफोन चाहिए, सुन रहे हो सारे बच्चे, तुम्हें अगर आईफोन चाहिए तो आईफोन खरीदने का तुम्हारे पास पैसा भी हो और तुम उस पैसे को देने के लिए रेडी भी हो। तो अधिकतर बार पैसा तो होता है अपने पास मगर विलिंगनेस नहीं होती। अपन ये सोचते हैं यार आईफोन पे 1.5 लाख का खर्चा कौन करे, कोई मोबाइल वाले खर्चा करते हैं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बोलूँ कि बेटा एक मोबाइल मेरी तरफ से तुम्हें कोई सा भी ले सकते हो तो तुम भारी लेने की कोशिश करोगे। ठीक है, आईफोन लोगे, फिलिप लोगे, वन प्लस का कोई भारी सेट होगा वही लोगे। ठीक बोलेगा बेटा, तो समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। डिमांड समझ गए क्या होता है, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए उसको खरीदने के तुम्हारे पास पैसे भी है, एबिलिटी भी है और तुम उसको देने को तैयार भी हो, विलिंग भी हो, तो डिज़ायर प्लस एबिलिटी एंड विलिंगनेस, डिज़ायर में दो चीज़ आके जुड़ जाए तो डिमांड कहलाती है। तो हम जो मांगते हैं वो डिमांड होती है क्या, हमारे घर वालों से हमने कुछ मांग लिया वो डिमांड है क्या, नहीं। जब तक घर वालों के पास रुपया ना हो और दिलाने के लिए रेडी ना हो वो, तब तक वो डिमांड नहीं होती। ठीक है, अब सप्लाई की बात कर बच्चों, सप्लाई वर्ड तुमने काफ़ी बार तुम्हारी ज़िंदगी में सुना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं पहली बार सप्लाई बोला तुमने कहा सप्लाई ये क्या होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना। हाँ, अब सप्लाई वर्ड तुमने काफ़ी बार सुना होगा, तो मैं तुमसे पूछूं सप्लाई मतलब तुम क्या समझते हो अभी तक, सप्लाई मतलब। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सप्लाई का मतलब किसी चीज़ को कहीं से कहीं तक पहुंचाना, उसे सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत से शॉप वाले बोलते हैं हमारे यहाँ से तो इतना माल सप्लाई होता है डेली का, है ना। बहुत से शॉप वाले ऐसे लाइन बोलते हैं हमारे वहाँ तो डेली का इतना माल सप्लाई होता है। ठीक है, हमारे यहाँ से तो इतने लीटर ये जाता है, हमारे यहाँ से इतने किलो ये जाता है, रोज़ सप्लाई होता है। ठीक है, और सप्लाई का मतलब तुम क्या समझते हो, क्या सप्लाई मतलब सेल भी होता है क्या, या सेल अलग है सप्लाई अलग है तुम्हारे हिसाब से, या एक ही है सेल सप्लाई। तुम्हें क्या लगता है सेल सप्लाई एक ही है अलग अलग है। देखो अभी वो बंदा कह रहा है कि हमारे यहाँ से 100 किलो का रोज सप्लाई होती है, इसका मतलब बिक रहा है ना माल, तभी तो सप्लाई हो रही है। तो क्या उसके हिसाब से वो पर्सन ने जो भी लाइन बोली कि हमारे यहाँ से 100 किलो का माल सप्लाई होता है रोज, तो क्या उसके हिसाब से सप्लाई सेल एक ही बात हुई क्या, उसके साथ हुई ना। अब मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें लगता है सप्लाई सेल अलग अलग है या एक ही है, अलग अलग है या एक है। अब जो अलग अलग बोल रहा है तो कोई रीज़न अलग होने का, क्या फ़र्क है सेल और सप्लाई में। अच्छा ऐसा, हाँ 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 ऐसा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ सप्लाई और सेल में क्या फ़र्क है। और जो लोग बोलते हैं ना हमारे यहाँ से 100 किलो का माल सप्लाई होता है रोज़, तो तुम्हें समझा दूँ कि वो जो सप्लाई वर्ड यूज़ कर रहा है ना वो सप्लाई नहीं होता 100 किलो का माल। 100 किलो का माल उसके यहाँ से रोज़ सेल होता है। सेल और सप्लाई में फ़र्क बताता हूँ क्या है बच्चों। सप्लाई का मतलब अगर मैं मान लो कपड़े की दुकान खोल के बैठा हूँ और मेरी शॉप में 1200 कपड़े हैं, 1200 यूनिट्स। कितने कपड़े हैं, 1200 यूनिट्स, 1200 कपड़े हैं। ठीक है, और मैं उन कपड़ों को बेचने के लिए रेडी भी हूँ, मैं कपड़ों को बेचने के लिए रेडी भी हूँ। किस पे, मार्केट में जो प्राइस चल रही है ना, मार्केट में जो प्राइस चल रही है मार्केट प्राइस, इस प्राइस पे बेचने के लिए रेडी भी हूँ, रेडी टू सेल, मैं रेडी हूँ ये 1200 यूनिट बेचने के लिए। ठीक है, तो याद रखना सेलर जितनी यूनिट बेचने के लिए रेडी होता है मार्केट प्राइस पर, मार्केट में जो प्राइस चल रही है उस पर सेलर जितनी यूनिट बेचने के लिए रेडी होता है, रेडी, उसे सप्लाई बोल। समझ गए, समझे सप्लाई का मतलब। अगर मेरे यहाँ पर 1200 कपड़े जोड़ी कपड़े पड़े
और मैं बेचने को रेडी हूँ उसको, तो 1200 जो ही सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना। मार्केट के अंदर क्या था अपना वो, हाँ, अपन वेजिटेबल देखते हो, ड्राई फ्रूट भी देखते हैं, है ना। तो मुझे ये सिर्फ इतना सा बताना कि मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी किसकी होती है? वेजिटेबल्स की, आलू गोभी वगैरह टमाटर वगैरह की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है मार्केट में, या ड्राई फ्रूट ज़्यादा होते हैं मार्केट में? ठीक है, तब ये सस्ते हैं। अगर टमाटर के जैसे बादाम भी उगाई जाए हर जगह, ठीक है, मस्त सबके खेतों में बादाम उगाई जा रही है, काजू बादाम पिस्ता ये वो, ठीक है, और ऐसे ठेले भर भर के तुम देख रहे हो, ठेला निकल रहा है जिसमें बादाम का ढेर पड़ा है, काजू बादाम पिस्ता ऐसे ढेर लगे पड़े। तो ये क्या 700 किलो 800 किलो 1000 किलो ऐसे बिकेंगे क्या? नहीं ना। क्या टमाटर देखा कभी? भाई साहब टमाटर क्या भाव दिया? 500 रुपया किलो। ठीक है, 500 रुपया सुना है कभी? नहीं ना। 400 रुपया किलो नहीं। क्यों? क्योंकि ढेरों में आके पूरा खेत का खेत टमाटर का उगाया जाता है। ठीक है, इसीलिए मार्केट में अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा सप्लाई किसकी है, यानी कि सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी किसकी है, तो अपन क्या बोलेंगे? वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल की बहुत सप्लाई है मार्केट में, इसीलिए वो सस्ते मिलते हैं। तो सप्लाई है मतलब वो मार्केट में अवेलेबल है और लोग उसको बेचने के लिए रेडी है। समझ गए? इसीलिए अपन बोलते हैं कि इसकी सप्लाई ज़्यादा है, इसकी सप्लाई कम है। तुम किससे पूछोगे ना कि यार ये महंगे क्यों आते हैं ड्राई फ्रूट, तो बोलेगा ड्राई फ्रूट की सप्लाई बहुत कम रहती है इसलिए महंगे आते हैं। ठीक है, यार ये गोल्ड वगैरह डायमंड वगैरह जो होते हैं ये इतने महंगे क्यों आते हैं? बाकी और भी जो चीज़ें होती है वो तो सस्ती होती है। ठीक है, सिल्वर वगैरह सस्ता है, गोल्ड वगैरह ये सब महंगे क्यों है? गोल्ड है, डायमंड सबसे ज़्यादा महंगा है। क्यों? तो सामने वाला बोलेगा उसकी सप्लाई कम है, ऐसे नहीं बोलेगा उसकी सेल कम है। समझे? तो हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई वर्ड को ऐसा बना दिया है अपनी मर्जी से, जहाँ मतलब आया जैसे मतलब आया यूज़ कर रहे हैं। कभी बेचने के लिए भी सेल की जगह सप्लाई वर्ड यूज़ कर देते हैं, और कभी अवेलेबिलिटी बताना हो, मार्केट में ये बताना हो कितनी चीज़ें वो, तब भी क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं? सप्लाई। लेकिन सप्लाई का रियल मीनिंग क्या है कि कितना माल अवेलेबल है मार्केट में, सामने वाला बेचने को रेडी है। तो अगर मेरे पास 1200 यूनिट है, 1200 यूनिट, मैं एक सेलर हूँ, मेरे पास शॉप में 1200 यूनिट है और मैं सारी यूनिट बेचने के लिए रेडी हूँ। किस पे? एमपी पे, मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो कपड़े की सप्लाई मेरी दुकान की कितनी कहलाएगी? 1200। ठीक है, तो याद रखना बेचने को सप्लाई नहीं कहते, बेचने को तो सेल बोलते हैं। हम क्या करते हैं? सेल और सप्लाई को एक जैसा यूज़ करते हैं। अब सप्लाई समझ में आ गया क्या होता है? तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे जवाब देना। बच्चों मेरे पास 1200 यूनिट है और मैं इसमें से 100 यूनिट बेचने को रेडी नहीं हूँ बेचने को रेडी। 100 यूनिट इसमें से 1100 यूनिट बेचने, अरे यूनिट है बच्चे, यूनिट 100 यूनिट, 1000 नहीं हो। ठीक है, 1200 में से 100 यूनिट बेचने को रेडी नहीं हूँ। ये समझ गए? कभी कभी टेंशन हो जाती है, सही में 1000 तो लिख दिया मैंने। आ जाओ, 100 यूनिट मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस जो चल रही है ना, बेचने के लिए रेडी नहीं हूँ। इसको तो मैं रख के रखूँगा भाई, जब महंगा होगा ना प्रोडक्ट तभी बेचूँगा। तो बची हुई कितनी यूनिट बेचने को रेडी हूँ मैं? हाँ, मैं 1100 बेचने को रेडी, ये बेचने को रेडी। अब सप्लाई क्या कहलाएगी? 1200, 1100 या 100? सप्लाई 1100 कहलाएगी। समझ गए बात? चलो, अगर मैं स्टॉक की बात करूं कि शॉप पे स्टॉक कितना है, तो 1200, 1100 या 100? हाँ, स्टॉक 1200 है, सप्लाई 1100 है। यानी जितना भी माल हो, अगर मैं सब बेचने को रेडी हूँ, ठीक है, तो स्टॉक और सप्लाई सेम होंगे, अलग अलग होंगे? सेम। और अगर मैं 100 यूनिट बेचने को रेडी नहीं हूँ और ये 1100 बेचने को रेडी हूँ, या 100 मैंने अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए रख रखा है, तो फिर सप्लाई कितनी कहलाएगी? 1100। और स्टॉक कितना कहलाएगा? 1200। ये फ़र्क होता है स्टॉक और सप्लाई में। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मुझे जो जवाब देना है तुमसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद में तुमसे कोई डाउट होंगे तो उसका जवाब मैं दूंगा। तो पहले मैं तुमसे भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सप्लाई समझ गए सारे बच्चे? अब एक क्वेश्चन का जवाब देना। एक तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो किसी साल में प्रोडक्शन
1000 यूनिट का हो तो क्या उस साल में सप्लाई 1200 यूनिट हो सकती है? ऐसे बोलते हैं। किसी साल में अगर माल अपन 1000 यूनिट बनाए, माल अगर 1000 बनाए तो क्या उस साल में सप्लाई 1200 यूनिट हो सकती है? ऐसा बोलता है। हो सकती है क्या? हाँ या ना? मैं तो हाँ या ना में पूछ रहा हूँ बस। हो सकती है। अब हो सकती है वाले कौन है? हाँ, रीजन? हाँ, वेरी गुड, नाइस आंसर। अगर पुराने साल का माल पड़ा हो बच्चों, पुराने साल के माल को ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, पता है ये वर्ड? ओपनिंग स्टॉक अगर मेरे पास हो 200 यूनिट का, पिछले साल का माल क्लोजिंग कहलाता है और इस साल के नए साल के लिए ओपनिंग कहलाता है। हाँ बेटा, मेरा क्वेश्चन क्या था तुमने सुना नहीं। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या अगर प्रोडक्शन 1000 यूनिट है तो सप्लाई 1200 यूनिट हो सकती है? क्या हो सकती है पूछा है, ऐसे नहीं बोला 1200 ही होगी, यस और नो। होगी तो नहीं बोला मैंने, क्या कहा? क्या हो सकती है? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी पूछी ना, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी में तो यस ही बोलेंगे ना, हाँ हो सकती है। अगर स्टॉक पड़ा हो तो तुम भी आंसर कैसे दोगे? अगर स्टॉक पड़ा हो तो ही हो सकती है। तुम ऐसा तो नहीं बोलोगे स्टॉक पड़ा होगा और उसकी सप्लाई 1200 ही होगी, ऐसे तो नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है। नहीं तो बच्चा बोलता है सर अगर मान लो स्टॉक ना हो तो, अरे तो ही तो क्वेश्चन ऐसे पूछा कि क्या 1200 की सप्लाई हो सकती है, तो तुम्हें भी बोलना है हाँ हो सकती है। कब? जब स्टॉक पड़ा हो 200 का। समझ में आ रहा है आंसर का पैटर्न? क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया क्या पूछा उसने? ठीक है। इसीलिए अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए क्या प्रोडक्शन से ज़्यादा सप्लाई हो सकती है, तो बोलना यस। ठीक है। इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अगर अवेलेबल हो तो हो सकती है। अब कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इसको अभी तक जो समझाया इसको लेके तो बोलो। नहीं बढ़ो आगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझ में आया सप्लाई क्या होता है अभी? तो देखो क्या लिखा है। जहां मैं सप्लाई वर्ड बोलूं तुम सारे दिमाग में कि एक दुकान आनी चाहिए, वहां पर रखा हुआ माल आ जाना चाहिए, बस वही सप्लाई है। जब माल रखा हुआ है ना वो सप्लाई है। बिकने को सप्लाई नहीं कहते, ठीक है। बिकने को तो सेल कहते हैं। जितना बेचने के लिए सेलर रेडी है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, जब तुम डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे तो तुम लोग कौन हुआ करते थे? कंज्यूमर। तो तुम कंज्यूमर के हिसाब से सोचते थे, ठीक है। और अब तुम लोग कौन हो सारे? सप्लायर, सेलर, प्रोड्यूसर। तुम लोग सप्लायर हो सारे, जितने ही तुम बैठे हो सब सप्लायर हो। तो तुम्हें जब भी कोई बात बोली जाएगी तुम्हें सप्लायर के हिसाब से सोच के ही जवाब देना है, ठीक है। कंज्यूमर के हिसाब से सोच के जवाब नहीं देना। तो देखो सप्लाई की डेफिनेशन में क्या लिखा है। इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। देखो इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म आर एबल एंड विलिंग टू ऑफर फॉर सेल टू रेडी फॉर, मतलब जो फर्म एबल हो और विलिंग हो। देखो यहाँ पर भी एबिलिटी और विलिंगनेस आई है, वहाँ भी एबिलिटी विलिंगनेस था, ठीक है। एबल एंड विलिंग टू ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट, सॉरी हाँ, इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एंड द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट प्राइस पे जो प्राइस चल रही है उस पर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बेचने को रेडी हो। अब देखो क्या क्या चीज़ है, लिखता हूँ हर चीज़। सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी, फिर क्या आया? ऑफ अ कमोडिटी द फर्म आर एबल एंड विलिंग, फिर क्या आया? एबल और दूसरा विलिंग। डिमांड में भी यही था ना, एबल और विलिंग। डिमांड में भी यही था ना क्वांटिटी, ठीक है। फिर क्या आया? ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल in the market at a given price or period of time, at a given price or period of time, time period। बच्चों डिमांड में भी यही पढ़ाया था। डिमांड की डेफिनेशन सुनाता हूँ, सुनना सारे बच्चे। डिमांड रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which consumer desire or wants to purchase from the market, ठीक है, at a given price backed by his ability
एंड विलिंगनेस टू परचेज द कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पीरियड। अगर डिजायर के साथ दो चीज आके जुड़ जाए, एबिलिटी और विलिंगनेस, तो डिमांड कहलाती है। और डिमांड तीन चीज पे टिकी होती है, क्वांटिटी, प्राइस और टाइम पीरियड। तुम्हें कितनी क्वांटिटी खरीदना है, इसलिए मैं तुम्हें बोला अगर अपने घर पे 2 लीटर दूध डेली आता है 60 रुपये लीटर वाला, 60 रुपये लीटर वाला, तो 2 लीटर डेली आता है, 2 लीटर क्वांटिटी हो गई। डेली आता है, डेली टाइम पीरियड हो गया। 60 रुपये लीटर वाला आता है, वो प्राइस हो गई। ये तीन चीज़ तुम्हें डिमांड में मिलेगी ही मिलेगी। डिमांड इन तीन पे चीज़ पे टिका होता है डिमांड, और ये तीन चीज़ को मिलके बनता है इनको मिलके है। और डिमांड का जो बेस होता है वो ये होता है, क्वांटिटी, प्राइस और टाइम पीरियड। ऐसे सप्लाई है, सेम सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, विच, अब वहाँ कंज्यूमर था और यहाँ कौन आ गया, फर्म आ गई, सप्लायर आ गया। सप्लायर एबल एंड विलिंग टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, खत्म। सेम डेफिनेशन दोनों में। बच्चों यहाँ पर तुम जो चाह रहे हो ना, उसके लिए तुम्हारी क्या होनी चाहिए, एबिलिटी, विलिंगनेस। यहाँ पर जो हम सेल करने के लिए ऑफर दे रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास है, ठीक है, उसके लिए हम ऑफर कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या होना चाहिए, एबल और विलिंग होने चाहिए, ठीक है। कंज्यूमर चाहता है, उसके लिए एबल विलिंग हो, जो लेना चाहता है उसके लिए एबल विलिंग हो। और हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है उसे सेल के लिए ऑफर करने के लिए हम एबल और विलिंग, उसे सप्लाई बोलते हैं। तो मेरी शॉप में जितने भी प्रोडक्ट पड़े, अगर मैं सबको ऑफर करने के लिए रेडी हूँ, एबल हूँ और विलिंग हूँ, मतलब मैं ऑर्डर दे भी सकता हूँ और मेरे पास इतना माल है भी सही, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, सप्लाई। वापस बोलूँ, हमारे पास शॉप में जितना भी माल है उसे ऑफर फॉर सेल, सेल के लिए ऑफर करने को मैं रेडी भी हूँ, एबल भी हूँ और विलिंग भी हूँ। मतलब मेरे शॉप पे कितना माल है, 1200। इस 1200 के माल को सेल के लिए ऑफर करने के लिए, मतलब कोई भी कस्टमर आएगा ना, वो माल खरीदेगा, तो मैं उसको देने के लिए रेडी हूँ। किस पे, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। जितनी क्वांटिटी वो मांगेगा इसके अंदर से, इसके अंदर ही जितनी क्वांटिटी मांगेगा, और टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मैं देने के लिए रेडी हूँ। मतलब आज कोई आएगा तो आज देने के लिए रेडी हूँ, कल कोई आएगा तो कल देने के लिए रेडी हूँ। अब देखना वर्ड क्या लिखा है, ऑफर फॉर सेल। सेल क्यों नहीं लिखा, सिर्फ सेल लिखते ना, सेल करने के लिए एबल और विलिंग हूँ। बच्चों याद रखना, सेल करना सप्लायर के हाथ में नहीं होता, ठीक है, लेकिन परचेज करना कंज्यूमर के हाथ में होता है ना। कंज्यूमर चाहेगा तो खरीद लेगा और चाहेगा तो नहीं खरीदेगा, है ना। मुझे बताओ ये लाइन सही है क्या, अभी जो बोलूँगा, सेलर चाहेगा तो बेच देगा, चाहेगा तो नहीं बेचेगा, सही है क्या लाइन। मेरे ही हाथ में सेल हो तो मैं घर से निकलूँ, घर वालों को बोल के आ रहा हूँ पूरी दुकान बेच कर, आज सो जाए पूरी दुकान बेचूंगा, तो घर वाले बोलेंगे तेरे सोचने से हो जाएगा, मेरे हाथ में सेल तो गए भैया दुकान में, पूरी दुकान ही बेचेंगे, पकड़ पकड़ के ला रहे, लेना ही पड़ेगा तेरे को। आज जहाँ रोड पे कोई मिला उसको उठा करके लिया है, भाई ये खरीद, बोला क्यों, मेरे को बेचना है क्या, क्यों, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। क्या सेल तुम्हारे हाथ में, नहीं, तुम्हारे हाथ में सेल नहीं है, तुम सेल के लिए सिर्फ ऑफर कर सकते हो, ऑफर प्रोडक्ट को। देखो ऑफर फॉर सेल वर्ड लिखा है, कौन सा समझ में आ रहा है, सेल मत लिख देना। तुम ये कहना चाह रहे हो क्या हम सेल करने के लिए एबल मिलेंगे, हाँ है, अब बेच देंगे, पूरी दुकान ही बेच देंगे, रोज जाते हैं पूरी दुकान बेच के आते हैं, कितना ही माल बढ़वा दो, ऐसा तो नहीं होता है। ऑफर फॉर सेल, इसके लिए अपन रेडी है। अब देखो एक मजेदार बात बताता हूँ, सप्लाई का पूरा रिश्ता किसके साथ है, जो माल पड़ा है ना तुम सेल के लिए तुम्हें रखा है, उसके अंदर एबिलिटी और विलिंगनेस के साथ, ठीक है। अगर मान लो 1200 में से आज तुम 200 यूनिट बेचने के लिए एबल और विलिंग नहीं हो, 200 के लिए एबल विलिंग नहीं हो, तो आज की सप्लाई 1000 कहलाएगी, और कल पूरे माल के लिए एबल और विलिंग हो तो कल की सप्लाई 1200 कहलाएगी। वापस बोलता हूँ, सुनना बच्चों, होश में, सारे होश में सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। 1200 का माल है मगर अभी 200 का बेचने के लिए एबल विलिंग नहीं हूँ, 200 का माल नहीं बेचना चाहता, तो सप्लाई कितनी हो गई 1000, और कल पूरा मैं बेचना चाहता हूँ तो कल सप्लाई कितनी हो गई 1200। तो सप्लाई बदलती रहती है। अगर पूरा माल बेचने को रेडी हूँ तो 1200, आधा बेचने के लिए रेडी हूँ तो 600, 1000 बेचने के लिए रेडी तो 1000। एबल और विलिंग कितने के लिए हो, कितना माल बेचने को रेडी हूँ, ठीक है, वही सप्लाई कहलाए। तो सप्लाई ऐसे बदलती है, माल बिकने से सप्लाई नहीं बदलती, ठीक है।
हाँ, ये है कि माल बिकने से अगर स्टॉक कम होगा तो स्टॉक कम होने से सप्लाई भी कम होगी, सिंपल बात। ये बात समझ में आ गई? सप्लाई का संपूर्ण ज्ञान मिल गया, पूरा कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन सप्लाई को लेके, दुकान में रखा हुआ माल जिसको मैं बेचने के लिए एबल और विलिंग हूँ। तो आज तुम कभी भी जाओ, कोई भी तुम्हें दुकान दिखे, कपड़े की दुकान हो, तुम उसको बोलो भाई साहब कोई सा भी कपड़ा खरीदने का, अगर मैं खरीदना चाहूँ तो आप बेचोगे? वो बोले हाँ कोई सा भी, यानी कि उसके दुकान पे रखे हुए कोई सा भी कपड़े बेचने के लिए वो रेडी है, तो सारा क्या कहलाएगा? जितने भी कपड़े रखे हैं सप्लाई कहलाएगी, ठीक है। वो बोले कि नहीं ये सेक्शन अभी नहीं बेचेंगे हम, इस सेक्शन का इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद हम बेचना शुरू करेंगे 5 दिन के बाद, तो वो सप्लाई में काउंट होगा क्या? हाँ, वेरी गुड, समझ गए अभी सप्लाई क्या होती है, ठीक। चलो, अब सप्लाई को भी कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे डिमांड को करते थे, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। अब एक बात ध्यान सुनना सारे बच्चे, प्राइस, डिमांड में क्या पढ़ा? प्राइस होगा कमोडिटी, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तुम किसके हिसाब से जवाब दे रहे थे? तुम क्या बन के जवाब दे रहे थे? कंज्यूमर या सप्लायर? अब बच्चों में तुमसे पूछता हूँ, मुझे यहाँ पर मेरे साथ देखो, जवाब देना। प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? चलो छोड़ो, इसको मत छोड़ो, अब मेरा एग्जाम्पल सुनना, उसका जवाब देना, इसको छोड़ दो। चलो, प्राइस के बढ़ने से क्या होगा, इसको छोड़ दो। बच्चों, तुम्हारे पापा एक पेन बेचते हैं, एक पेन बेचते 10 रुपए में, ठीक है। तुम्हारे पापा एक पेन बेचते 10 रुपए में। अब तुम्हारे पापा इसको, ये 12 में बिकने, मार्केट में इसकी प्राइस अब 12 हो गई, अब 12 में बिक रहा है, तो तुम्हारे पापा के लिए इसको 12 में बेचना, इसकी प्राइस बढ़ के 12 हो गई मार्केट में, 12 में बेचना खुशी की बात है दुख की बात है? खुशी की या दुख की? तुम्हारे पापा इसको 10 में बेचते थे, अब मार्केट में इसकी प्राइस 12 हो गई, तो तुम्हारे पापा के लिए खुशी की बात है या दुख की बात? खुशी की बात। बच्चा बोलता है सर कोई खुशी की और दुख की कुछ भी नहीं है। मैं क्यों? सर देखो, अगर 8 में लाके 10 में बेचते थे तो 12 हो गई, तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगी 10 हो। अरे भाई तुम्हें थोड़ी सोचना है, तुमसे जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दे दो। कॉस्ट भी बढ़ेगी, ऐसा भी हुआ होगा, उसने ये भी किया होगा, इतना थोड़ी सोचना है, समझ रहे हो? ठीक है, देखो मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होगी? कम। डिमांड की बात कर रहा हूँ, डिमांड की, सप्लाई की बात नहीं कर रहा। प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी। अब तुम बोलोगे सर नहीं बढ़ सकती, एक अगर मान लो उसकी इनकम गिर जाए, गरीब हो जाए, उसके साथ कोई हादसा हो जाए, अबे ये तो नहीं बताना है उसके साथ क्या हो जाए, समझ रहे हो? उसके साथ कोई हादसा हो जाए, नहीं बढ़ रहा, अरे एक बंदे तो थोड़ी है भाई, पूरा मार्केट है। आई बात समझ में? जब भी एक कंडीशन की बात करते हैं ना, दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं करते। अभी बात प्राइस की कर रहे हैं, कॉस्ट की? प्राइस की कर रहे हैं, कॉस्ट की? प्राइस की। तो अब मुझे बताओ, तुम्हारे पापा जो पेन 10 रुपये में बेचते, इसकी प्राइस मार्केट में बढ़ जाए, अभी 12 में बिक रहा है, अच्छी बात है खराब बात? तुम्हारे पापा इसकी सप्लाई बढ़ाएंगे या कम करेंगे? ठीक है। अब पेप्सी, कोको कोला, पेप्सी की प्राइस बढ़ जाएगी तो सप्लाई किसकी बढ़ाओगे, पेप्सी की या कोको कोला की? पेप्सी की, समझे? हाँ, वापस पूछता हूँ, अब नॉर्मल क्वेश्चन पे आते हैं। प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि प्राइस बढ़ना सप्लायर के लिए खुशी की बात है। वो जो चीज़ 10 में बेच रहा था, अब वो 12 में बेच रहा है, वो 13 में बेच रहा है, अच्छी बात है। ऐसा मत बोलना सर कॉस्ट भी तो बढ़ रही होगी, फिर कॉस्ट की बात मत करना, फिर तो मैं बोलूँगा ये भी हो रहा होगा, वो भी हो रहा होगा। ठीक है, तो इतनी बातें नहीं सोचते, एक फैक्टर लेते हो तो एक ही फैक्टर की बात करते हैं। तो प्राइस बढ़ने सप्लाई, और प्राइस कम होने सप्लाई। अब डिमांड पे आते हैं, प्राइस बढ़ने से डिमांड, हाँ डिमांड में उल्टा रिश्ता, सप्लाई में सीधा रिश्ता। प्राइस बढ़ने सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होने सप्लाई कम होती है। फिर बच्चा नहीं मानता, उसके पेट में दर्द होता है, बच्चा ऐसे बोलता है सर प्राइस बढ़ने सप्लाई कैसे बढ़ेगी आप बताओ? कंज्यूमर खरीदेगा ही नहीं वो माल, आपने कहा ना डिमांड कम होती है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई कैसे बढ़ेगी और प्राइस के कम होने से सप्लाई कैसे कम होगी? सप्लाई पे ध्यान देती है। तुम सप्लायर हो, कंज्यूमर नहीं हो। ठीक है, ये मत सोचो डिमांड के कॉन्सेप्ट को यहाँ लाके पढ़ोगे तो फिर नहीं पढ़ पाओगे, एक साथ में दो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। तुम ऐसे बोलोगे सर कोई लेगा ही नहीं माल, तो सप्लाई क्यों बढ़ाओगे? तुम सोचो प्राइस बढ़ी है तो कोई रीज़न से ही बढ़ी होगी। ठीक है, अगर
प्राइस बढ़ाने वाले को पता होता है कि प्राइस बढ़ाऊंगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्ट की क्यों बढ़ाता है? इतनी तो अकल लगाओ। रॉकेट आनी चल रही है अभी थिएटर में, ठीक है, और गदर 2 भी आ गई, OMG 2 भी आ गई, तब भी चल रही है। तो अभी संडे को क्या हो गया, इस संडे को, ये जो संडे भी गया, इसके पहले वाले संडे को उसकी टिकट हो थी 150 और इस वाले संडे को थी 200 रुपया, 200। और मैंने गलती कर दी, पहले वाले संडे को देखने नहीं गया मैं, इस संडे गया, इस संडे 200 थी, अब उसने प्राइस बढ़ाई, तो उसको पता नहीं था मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो बेवकूफ़ था जिसने प्राइस बढ़ा दी, थिएटर फुल था वहाँ पर। समझे? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक नंबर मस्त, शानदार, मजे। बच्चे मेरी बात सुनो, अरे बड़े मजे आए ना, बहुत खुशी हुई तुम्हें, और पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे मुंह उतर जाते। चलो लास्ट खत्म कर रहा हूँ क्लास, आखिरी बात बोल के, बच्चों तुम्हारा दिमाग से डाउट दूर हुआ ना, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, ये मत सोचना कि वो लेगा ही नहीं, डिमांड ही कम हो जाएगी तो सप्लाई बढ़ा के क्या करें। सब प्राइस बढ़ रही है तो कोई रीजन तो होगा, ठीक है, कोई रीजन से बढ़ी होगी, लोग मर रहे होंगे खरीदने के लिए प्रोडक्ट, इसीलिए जिसकी भी प्राइस बढ़ेगी उसकी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है। अब बस कल मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा कि कौन सी कंपनी ने इसको अप्लाई करके अपना प्रोडक्ट को बहुत आगे तक पहुंचाया, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा कल इसका। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आप करीम मंगल में हो।